नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान जिला दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। भरतपुर संभाग को दोस्तों हम पढ़ रहे थे। भरतपुर संभाग में जिला भरतपुर पढ़ चुके थे और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम भरतपुर संभाग में धौलपुर को पढ़ चुके थे और करौली को पढ़ चुके थे। आज भरतपुर संभाग का एक अंतिम जिला पढ़ेंगे, जिला सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिसे श्री गणेश की नगरी कहा जाता है। जिला सवाई माधोपुर जिसे खस घास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जिला सवाई माधोपुर जो काला गोरा भैरव मंदिर के लिए जाना जाता है। और इतिहास की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो सवाई माधोपुर अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन विशेषताओं को ज्योग्राफी से, कला संस्कृति से, इतिहास के पन्नों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आशीष शर्मा। आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार जो आपने काव्य क्लासेस की ओर से चलाए जा रहे जिला दर्शन को इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास दिया, समर्थन दिया, और इसके लिए काव्य परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान जिला दर्शन में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिला सवाई माधोपुर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिला सवाई माधोपुर। ठीक, सवाई माधोपुर दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी की नगरी कहलाता है। रणथंभौर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के पहले राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कई विशेषताएं हैं जो जिला सवाई माधोपुर अपने पास रखता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस जिला सवाई माधोपुर का ऐतिहासिक महत्व समझते हैं। और प्रश्न आता है कि जो जिला सवाई माधोपुर है, बात आती है कि जो जिला सवाई माधोपुर है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जिला सवाई माधोपुर है इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1763 को। दोस्तों जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर की दोस्तों स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1763 को। क्लियर। और पूछा जाए कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पूछ लिया जाए कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताओगे? सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा। दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा जिला सवाई माधोपुर की स्थापना की गई थी। ठीक, सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। कब की थी? 19 जनवरी 1763 को की थी। अच्छा दोस्तों ये जो माधो सिंह हैं, दोस्तों फिर बात आती है कि जो माधो सिंह हैं, इन माधो सिंह का इतिहास में क्या महत्व है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा, दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया गया था। ये प्रश्न आ चुका है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में कि अपने एक समान 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? माधो सिंह प्रथम के द्वारा। तो दोस्तों सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था। दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों वो कौन था? सवाई माधो सिंह प्रथम। तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था, याद रखना। दोस्तों अगली बात, दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम पहले राजपूत शासक थे। दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम पहले राजपूत शासक थे जिसने मराठों को पराजित किया था। अर्थात मराठों को पराजित करने वाले पहले राजपूत शासक, मराठों को पराजित करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम। ध्यान रखना दोस्तों, मराठों को पराजित करने वाले पहले राजपूत शासक दोस्तों कौन थे? सवाई माधो सिंह प्रथम। एकदम क्लियर। राजस्थान में अगर सबसे पहले मराठों को पराजित किया तो किसने किया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। और पूछा जाए कि सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा किस मराठा सेनापति को पराजित किया गया था?
पूछा जाए कि सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा किस मराठा सेनापति को पराजित किया गया था, तो आप क्या बताओगे कि सवाई माधो सिंह प्रथम ने मल्हार राव होलकर को पराजित किया था। सवाई माधो सिंह प्रथम ने मल्हार राव होलकर को पराजित किया था। समझ जाओगे कभी यूं, ठीक। एक बार फिर समझना, सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1763 को। करने वाले कौन थे? सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम दोस्तों किस काम के लिए जाने जाते हैं? सवाई माधो सिंह प्रथम किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो आप क्या बताओगे कि सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया। सवाई माधो सिंह के द्वारा ही सबसे पहले राजस्थान में मराठों को पराजित किया गया था। और पूछा जाए कि सवाई माधो सिंह के द्वारा किस मराठा सेनापति को पराजित किया गया था, तो आप क्या बताओगे? मल्हार राव होलकर को पराजित किया गया था। दोस्तों पूछा जाए कि माधो सिंह प्रथम के द्वारा किसको पराजित किया गया, तो आप क्या बताओगे कि माधो सिंह प्रथम ने मल्हार राव होलकर को पराजित किया था। ठीक। अच्छा दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों, फिर बात है कि मल्हार राव होलकर का क्या महत्व है। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान आने वाला पहला मराठा सेनापति, दोस्तों ना, राजस्थान आने वाला प्रथम मराठा सेनापति कौन था दोस्तों? मल्हार राव होलकर। राजस्थान आने वाला प्रथम मराठा सेनापति दोस्तों कौन था? मल्हार राव होलकर। समझ जाओगे क्या भैया अच्छी तरह। पूछा जाए कि मल्हार राव होलकर का महत्व क्या है, तो राजस्थान आने वाला पहला मराठा सेनापति कौन था? मल्हार राव होलकर। फिर बात आती है कि अगर मल्हार राव होलकर राजस्थान आया था, तो मल्हार राव होलकर सबसे पहले किस रियासत में आया था? बूंदी रियासत में। पूछा जाएगा कि मल्हार राव होलकर सबसे पहले किस रियासत में आया था? बूंदी रियासत में। और कब आया था? 1729 को। और पूछा जाएगा कि उस समय साहब आपके बूंदी के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? हाड़ा बुद्ध सिंह। दोस्तों बूंदी के शासक कौन थे? हाड़ा बुद्ध सिंह। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। एक बार फिर समझना, मराठों को सर्वप्रथम पराजित करने वाला कौन था? माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम के द्वारा किसे पराजित किया गया था? मल्हार राव होलकर को। मल्हार राव होलकर कौन है? राजस्थान आने वाला प्रथम मराठा सेनापति। और अगर मल्हार राव होलकर राजस्थान आने वाला प्रथम मराठा सेनापति है, तो ये राजस्थान की किस रियासत में आया था? बूंदी रियासत में आया था। कब आया था? 1729 को। और उस समय बूंदी के शासक कौन थे? हाड़ा बुद्ध सिंह। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मराठों का सबसे पहले आगमन किस रियासत में हुआ था? बूंदी रियासत में। समझ जाओगे दोस्तों। पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों का आगमन, अगर प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों का आगमन किस रियासत में हुआ था, तो आप क्या बताओगे? बूंदी रियासत में। किस रियासत में हुआ था? बूंदी रियासत में। मराठे सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए थे? बूंदी रियासत में। ठीक। अच्छा दोस्तों कब आए थे? 1729 में। और उस समय बूंदी का शासक कौन था दोस्तों? हाड़ा बुद्ध सिंह। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में मराठों के आगमन का श्रेय, पूछा जाए कि राजस्थान में मराठों के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थात राजस्थान में मराठों को बुलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि हाड़ा बुद्ध सिंह की पत्नी, हाड़ा बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और पत्नी का नाम था दोस्तों अमर कंवरी। एकदम क्लियर। हाड़ा बुद्ध सिंह की पत्नी थी, पत्नी का नाम था अमर कंवरी। राजस्थान में मराठों के आगमन का श्रेय दिया जाता है अमर कंवरी को। राजस्थान में मराठों के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है? अमर कंवरी को। समझ जाओगे क्या? एक बार फिर समझना, सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1763। करने वाला कौन था? सवाई माधो सिंह प्रथम। अच्छा दोस्तों सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान
9 महलों का निर्माण कराया था। ठीक, राजस्थान में सबसे पहले मराठों को किसने पराजित किया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक, अच्छा, किस मराठा सेनापति को पराजित किया था? मल्हार राव होलकर को। राजस्थान आने वाला पहला मराठा सेनापति कौन था? मल्हार राव होलकर। किस रियासत में आया था? बूंदी रियासत में। कब आया था? 1729 में। और उस समय बूंदी का शासक कौन था? हाड़ा बुद्ध सिंह। राजस्थान में मराठों का आगमन सबसे पहले किस रियासत में हुआ? बूंदी में। और मराठों के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है? अमर कंवरी को। अमर कंवरी कौन थी? हाड़ा बुद्ध सिंह की पत्नी। समझ जाओगे ना, अमर कंवरी कौन थी? हाड़ा बुद्ध सिंह की पत्नी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना। ठीक, पूछा जाए कि मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट किस रियासत में की? पूछा जाए कि मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट किस रियासत में की, तो आप क्या बताओगे कि मराठों के द्वारा सर्वाधिक लूटपाट की गई थी जयपुर रियासत में। पूछा जाए कि मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट किस रियासत में की, तो आप क्या बताओगे कि मराठों के द्वारा सर्वाधिक लूटपाट कहाँ की गई थी? जयपुर रियासत में की गई थी। ठीक, और पूछा जाएगा कि मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला कौन था? पूछा जाएगा कि मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला कौन था, तो आप क्या बताओगे कि मराठों के भय से आत्महत्या करने वाली शासक का नाम था सवाई ईश्वरी सिंह। मराठों के भय से आत्महत्या करने वाले शासक का नाम क्या था? सवाई ईश्वरी सिंह। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि सवाई ईश्वरी सिंह ने कहाँ से आत्महत्या की थी, तो आप क्या बताओगे कि सवाई ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या की थी। क्लियर दोस्तों, सवाई ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या की थी। ये समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ठीक, और दोस्तों जो ईसर लाट है ना, इस ईसर लाट को कहा जाता है सरगासूली। जो ईसर लाट है इसे क्या कहा जाता है? सरगासूली। तो मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट कहाँ की थी? जयपुर में। और मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला कौन था? सवाई ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने कहाँ से आत्महत्या की थी? ईसर लाट से कूदकर। और ईसर लाट को क्या कहा जाता है? सरगासूली। अच्छा दोस्तों, ये ध्यान रखना, मराठों के विरुद्ध, दोस्तों मराठों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए, दोस्तों मराठों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए, दोस्तों मराठों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए सब आपके एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और उस सम्मेलन को दोस्तों आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। और उस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। दोस्तों उस सम्मेलन का नाम क्या था? हुरडा सम्मेलन। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना। मराठों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए सब आपके हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, और पूछा जाए कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे? 17 जुलाई 1734 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। समझ जाओगे क्या? कहाँ किया गया था दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। योजनाकार कौन थे? मैंने पहले भी बताया था ना, राणा संग्राम सिंह द्वितीय। पूछा जाएगा कि योजनाकार कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राणा संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक, अच्छा, आयोजन किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। ठीक दोस्तों, देखो आपका पूरा मराठा साम्राज्य क्लियर हो गया है। पूछा जाएगा कि आयोजन किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। क्लियर। और पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? राणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ये सवाई माधोपुर के साथ साथ दोस्तों आपका मराठा साम्राज्य भी हल्का सा क्लियर हो गया। ज़्यादा तो क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, हल्का सा क्लियर हुआ है। एक वीडियो बनाएंगे हम पूरा मराठा साम्राज्य पर। ठीक, एक बार दोस्तों फिर समझना अच्छी तरह। सवाई माधोपुर का संस्थापक कौन है? सवाई माधो सिंह प्रथम। स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1763 को। अच्छा दोस्तों, सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान
9 महल बनाए थे। मराठों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? सवाई माधो सिंह प्रथम। किसे पराजित किया था? मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर कौन है? राजस्थान आने वाला प्रथम मराठा सेनापति। कहाँ आया था? बूंदी। कब आया था? 1729 में। शासक का नाम हाड़ा बुद्ध सिंह, उसके शासनकाल में आया था। राजस्थान में मराठा सबसे पहले कहाँ आए थे? बूंदी रियासत में। और मराठों के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है? अमर कंवरी को। मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट की थी जयपुर में। मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला ईश्वरी सिंह। मराठों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को शाहपुरा भीलवाड़ा में। और दोस्तों योजनाकार कौन थे? राणा संग्राम सिंह द्वितीय। ये वही राणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं दोस्तों जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। सवाई जयसिंह आयोजन करता थे, साहब राणा जगत सिंह दोस्तों अध्यक्ष थे। एकदम क्लियर। चलूं आगे। अगली बात फिर बात आती है कि साहब आपके जो माधोपुर है, बात आती है कि जो माधोपुर है, ये माधोपुर साहब आपके राजस्थान में कब मिलाया गया? पूछा जाएगा कि जो माधोपुर है, ये माधोपुर राजस्थान में कब मिलाया गया? एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि जो माधोपुर है, इस माधोपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो दोस्तों माधोपुर रियासत नहीं रही है, यह कभी जाटों के, तो कभी मुगलों के अधीन रही है, तो कभी कछवाओं के अधीन, तो कभी सिसोदियाओं के अधीन रही हैं। ठीक। तो दोस्तों जो माधोपुर है इसे राजस्थान में मिलाया गया था 18 मार्च 1848 को। दोस्तों इसे राजस्थान में मिलाया गया था 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों इस दिन दोस्तों हमने क्या बनाया था? मत्स्य संघ। क्या बनाया था? मत्स्य संघ। अर्थात पहले जो माधोपुर है ये भरतपुर रियासत के अधीन था। जो माधोपुर है ये भरतपुर रियासत के अधीन था। और जब भरतपुर को राजस्थान में मिलाया गया तो माधोपुर भी राजस्थान में मिल गया। तो माधोपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, जब हमने मत्स्य संघ मिलाया। ठीक। फिर बात आती है कि जो माधोपुर है, इस माधोपुर को जिला कब बनाया गया? पूछा जाएगा कि माधोपुर को जिला कब बनाया गया? तो आप क्या बताओगे कि जो सवाई माधोपुर है, इस सवाई माधोपुर को जिला बनाया गया था 15 मई 1949 को। एकदम क्लियर। जो सवाई माधोपुर है, इस माधोपुर को जिला कब बनाया गया था? 15 मई 1949 को। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि 15 मई 1949 को, पूछा जाए कि 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था? 5वां चरण। 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था? 5वां चरण। और इसका नाम क्या था? संयुक्त वृहद। दोस्तों इसका नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। इसका नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। एकदम क्लियर। माधोपुर राजस्थान में कब विलय हुआ? 18 मार्च 1948 को, जब मत्स्य संघ मिलाया गया। ठीक। माधोपुर को जिला कब बनाया गया? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था? 5वां चरण। क्या नाम था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। एकदम क्लियर। अगली बात फिर बात आती है कि साहब आपके जो माधोपुर है, इस माधोपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है? पूछा जाए कि जो माधोपुर है, इस माधोपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आप क्या बताओगे कि जो माधोपुर है ना, ये माधोपुर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आता है। पूछा जाएगा कि जो माधोपुर है ये कहाँ आता है? तो आप क्या बताओगे कि जो माधोपुर है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आता है। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि माधोपुर कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे कि माधोपुर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आता है। ठीक। अच्छा, माधोपुर किस संभाग में आता है? पूछा जाए कि माधोपुर किस संभाग में आता है, तो आप क्या बताओगे कि माधोपुर आता है भरतपुर संभाग में। माधोपुर किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में आता है। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि माधोपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूछ लिया जाए कि माधोपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि माधोपुर का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 45 मिनट से लेकर 27 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। पूछा जाए कि माधोपुर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे? 25 डिग्री 45 मिनट से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश माधोपुर का अक्षांशीय विस्तार है। फिर पूछा जाएगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाए कि माधोपुर का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि माधोपुर जिले का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 59 मिनट से लेकर 77 डिग्री 23 मिनट। समझ जाओगे ना, पूर्वी देशांतर। ठीक दोस्तों, माधोपुर का था आपके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार याद रखना है, तो 25 डिग्री 45 मिनट से 27 डिग्री तो है उत्तरी अक्षांश, और 75 डिग्री 59 मिनट से 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर माधोपुर का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। रह जाएगा ना याद। ठीक, फिर बात आती है कि वर्ष 2011 के अनुसार, पूछा जाए वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर जिले की जनसंख्या है 13,35,551। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 13,35,551। समझ जाओगे ना। वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर की जनसंख्या कितनी बताओगे? 13,35,551। पूछा जाए कि माधोपुर जिले का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। पूछा जाए कि माधोपुर जिले का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, पूछा जाए कि माधोपुर जिले का लिंगानुपात कितना है। पूछा जाए कि माधोपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो माधोपुर जिला है इसका लिंगानुपात है 897। कितना है दोस्तों? 897 माधोपुर जिले का लिंगानुपात माना जाता है वर्ष 2011 के अनुसार। अच्छा, पूछ लिया जाए कि माधोपुर जिले का वाहन कोड कितना है। पूछ लिया जाए कि माधोपुर जिले का वाहन कोड कितना है? RJ 25। माधोपुर जिले का वाहन कोड कितना है? RJ 25। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर जिले की साक्षरता कितनी है। पूछा जाए वर्ष 2011 के अनुसार माधोपुर जिले की साक्षरता कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 65.39%। यह माधोपुर जिले की साक्षरता है वर्ष 2011 के अनुसार। एकदम क्लियर। और दोस्तों, पूछ लिया जाए कि माधोपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। पूछा जाए कि माधोपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे? माधोपुर जिले का क्षेत्रफल है 4,498 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि माधोपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,498 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। एक बार फिर समझना, माधोपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948। अच्छा, इस दिन क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ। और उस समय माधोपुर आता था किसमें? भरतपुर रियासत में। माधोपुर को जिला कब घोषित किया गया? 15 मई 1949। 15 मई 1949 को कौन सा चरण था? 5वां चरण। नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। अच्छा, भौगोलिक स्थिति क्या है? ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में। अक्षांश देशांतरीय विस्तार याद रखना है। जनसंख्या 13,35,551। ठीक। घनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 897। ठीक। वाहन कोड RJ 25। साक्षरता प्रतिशत 65.39%। क्षेत्रफल 4,498 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल दोस्तों? ये हमारे माधोपुर का क्षेत्रफल है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि माधोपुर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। पूछा जाएगा कि माधोपुर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आप क्या बताओगे कि माधोपुर से एक तो गुजरता है NH 11B।
एक तो दोस्तों जो माधोपुर है यहाँ से क्या गुजरता है NH11B, और दोस्तों माधोपुर से गुजरता है NH116। एकदम क्लियर। माधोपुर से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं NH11B और NH116। दोस्तों मैंने कल भी बताया था आपको कि जो NH11B है, दोस्तों जो NH11B है ये राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है। कल बताया था दोस्तों मैंने कि जो NH11B है ये राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है। दौसा से गुजरता है, क्लियर। एक कहाँ से गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है। एक कहाँ से गुजरता है, सवाई माधोपुर से गुजरता है। और एक कहाँ से गुजरता है, करौली से गुजरता है। ठीक। फिर मैंने ये भी कहा था कि दौसा में NH11B की लंबाई है 17 किलोमीटर, धौलपुर में है 80 किलोमीटर, सवाई माधोपुर में है 39 किलोमीटर, क्लियर, और करौली में है 51 किलोमीटर, बताया था मैंने। और फिर मैंने कहा था कि NH11B की कुल लंबाई कितनी है, 187 किलोमीटर, बताया था ना मैंने दोस्तों आपको। NH11B की कुल लंबाई कितनी है, 187 किलोमीटर। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो NH16 है ना दोस्तों, जो NH116 है दोस्तों, NH116 है दोस्तों, जो NH116 है ये दोस्तों एक तो गुजरता है टोंक से और एक गुजरता है सवाई माधोपुर से। दोस्तों जो NH116 है ये गुजरता है एक तो टोंक से और एक सवाई माधोपुर से। ठीक दोस्तों, सवाई माधोपुर में NH116 की लंबाई है 76 किलोमीटर। सवाई माधोपुर में NH116 की लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। तो टोंक में इस हाईवे की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। NH116 टोंक और सवाई माधोपुर से निकलता है, NH116 टोंक और सवाई माधोपुर से निकलता है, और NH116 की लंबाई है आपको बताना है सवाई माधोपुर में तो 76 और टोंक में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो सवाई माधोपुर है इस सवाई माधोपुर में कौन सा रेलवे मार्ग है। दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये किस रेलवे मार्ग में आता है, क्लियर दोस्तों। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, साहब आपको जो सवाई माधोपुर है ना ये पश्चिम मध्य, दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये आता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। एकदम क्लियर। और रेलवे की मार्ग, दोस्तों रेलवे मार्ग की बात करें तो दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये आता है दिल्ली मुंबई। दोस्तों जो सवाई माधोपुर है ये स्थित है दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर, समझ जाओगे ना। अगर अर्थात दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के बीच में सवाई माधोपुर जंक्शन है और ये पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। एकदम क्लियर किया। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर अगली बात करें कि साहब आपके सवाई माधोपुर में संसदीय क्षेत्र कौन सा है। पूछा जाए कि सवाई माधोपुर में संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो आप क्या बताओगे, टोंक सवाई माधोपुर यहाँ का संसदीय क्षेत्र है। टोंक सवाई माधोपुर यहाँ का संसदीय क्षेत्र है। एकदम क्लियर। यहाँ का साहब आपके लोकसभा अथवा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, टोंक सवाई माधोपुर यहाँ का संसदीय क्षेत्र कहलाता है। एकदम क्लियर क्या। चलो आगे। अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना भैया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। क्लियर। चलो आगे। फिर दोस्तों बात आती है कि सवाई माधोपुर की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। फिर बात आती है कि जो सवाई माधोपुर है सवाई माधोपुर की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक। अब दोस्तों जब नदियों की बात करते हैं तो सब ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में एक तो है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल। एकदम क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक है बनास, ये यहाँ प्रवाहित होती हैं। क्लियर दोस्तों। एक है सीप। ठीक दोस्तों। एक है मोरेल। चंबल है, बनास है, सीप है, मोरेल है। एकदम क्लियर दोस्तों। ये सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा एक नदी का नाम है जीवद नदी। दोस्तों क्या नाम है, जीवद नदी। चंबल, बनास, सीप, मोरेल, जीवद नदी दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर दोस्तों अन्य नदियों की बात की जाए तो दोस्तों साहब इसके अलावा यहाँ एक डील नदी भी बहती है।
सब आपके कौन सी नदी बहती है? ढील नदी भी बहती है। और दोस्तों एक कौन सी नदी बहती है? गंभीर नदी। तो दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ की दोस्तों जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी नदियाँ होगी? तो आप क्या बताओगे? एक तो होगी चंबल, एक होगी साहब आपके दोस्तों बनास, एक होगी साहब आपके ढील, एक होगी गंभीर, एक होगी मोरेल। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों जो चंबल बनास सीप है दोस्तों, जो चंबल बनास सीप है इन तीनों का संगम होता है। दोस्तों जो चंबल बनास सीप है इन तीनों का संगम होता है। और पूछा जाए कि इन तीनों का संगम कहाँ होता है तो आप क्या बताओगे कि ये तीनों नदियाँ मिलती है रामेश्वर धाम में। ठीक। और दोस्तों जहाँ भी तीन नदियाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। जहाँ भी तीन नदियाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों अगली बात, अगर दोस्तों हम ढील नदी की बात करें तो दोस्तों इस ढील नदी के निकट एक सभ्यता स्थित है। दोस्तों इस ढील नदी के निकट एक सभ्यता स्थित है और पूछा जाएगा कि उस सभ्यता का नाम क्या है तो आप क्या बताओगे कि रेड सभ्यता। दोस्तों इस ढील नदी के निकट एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम क्या है? रेड सभ्यता। और दोस्तों जो रेड सभ्यता है ना ये किस जिले में आती है? टोंक जिले में। किस जिले में आती है? टोंक जिले में। और पूछा जाएगा कि रेड सभ्यता की खोज किसने की थी तो आप क्या बताओगे कि रेड सभ्यता की खोज की थी केदारनाथपुरी ने। दोस्तों जो रेड सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? केदारनाथपुरी ने। ठीक। फिर बात आती है कि जो रेड सभ्यता है इसे क्या कहा जाता है? पूछा जाएगा कि जो रेड सभ्यता है इसे क्या कहा जाता है तो आप क्या बताओगे कि रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। जो रेड सभ्यता है इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। एकदम क्लियर? और पूछा जाए कि रेड सभ्यता किस बात के लिए फेमस है तो दोस्तों एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों का भंडार, एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है? रेड सभ्यता से। एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों का भंडार दोस्तों कहाँ से मिला है? रेड सभ्यता से मिला है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक। एकदम क्लियर? तो कौन कौन सी नदियाँ हुई? चंबल बनास सीप रामेश्वर धाम में मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। मोरेल, जीवट, ढील और गंभीर। ढील नदी के निकट क्या है? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता की खोज किसने की थी? केदारनाथपुरी ने। और रेड सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? प्राचीन भारत का टाटानगर। एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों के भंडार कहाँ से मिले हैं? रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि टोंक जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। ठीक। फिर बात आती है कि सवाई माधोपुर, तो टोंक नहीं सवाई माधोपुर, बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। प्रश्न आता है कि सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बांध की बात की जाए तो दोस्तों एक तो मोरेल बांध, याद कर लो दोस्तों ये आया क्वेश्चन है। एक तो मोरेल बांध। ठीक। और दोस्तों एक ईसरदा बांध। मोरेल बांध और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख बांध हैं। समझ जाओगे ना? मोरेल बांध और मोरेल बांध और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख बांध हैं। समझ जाओगे दोस्तों? एक तो यहाँ मोरेल बांध है और एक साहब आपके यहाँ दोस्तों क्या है? आपके ईसरदा बांध है। ईसरदा बांध दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में पेयजल सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? दोस्तों हाल ही में यहाँ एक बांध और बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में यहाँ एक बांध और बनाया गया है और उस बांध का नाम है मानसरोवर बांध। हाल ही में दोस्तों यहाँ एक बांध और बनाया गया है और उसका नाम है मानसरोवर बांध। समझ जाओगे? तो यहाँ तीन बांध प्रमुख हो गए, मोरेल बांध हो गया, ईसरदा बांध हो गया और साहब आपके दोस्तों मानसरोवर बांध हो गया। एकदम क्लियर? चलो आगे। फिर बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले में प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। प्रश्न उठता है कि सवाई माधोपुर में प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। तो दोस्तों
यहाँ एक तो है राजसागर, क्लियर दोस्तों, एक तो यहाँ राजसागर जलाशय है दोस्तों, एक यहाँ गिलाई सागर जलाशय है। एक तो है राजसागर जलाशय, एक है गिलाई सागर जलाशय, और दोस्तों साहब आपके यहाँ एक पद्मला तालाब भी है, क्लियर। और पद्मला तालाब का ऐतिहासिक महत्व है, रणथंभौर के साके के उपलक्ष्य में है, वहाँ बात हम करेंगे, एकदम क्लियर। तो दोस्तों जलाशय की बात करें तो यहाँ राजसागर जलाशय है, गिलाई सागर जलाशय और पद्मला जलाशय है, ठीक। अच्छा, बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले में झील कौन सी प्रसिद्ध है, यहाँ की प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि साहब सवाई माधोपुर में सुरलाव झील, दोस्तों सवाई माधोपुर में साहब आपके सुरलाव झील बहुत प्रसिद्ध हैं, समझ जाओगे दोस्तों। जो सवाई माधोपुर है यहाँ सुरलाव झील बहुत प्रसिद्ध है, क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट क्या, नहीं ना। चलूँ आगे, अगली बार फिर बात आती है कि जो सवाई माधोपुर जिला है, इस सवाई माधोपुर जिले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सवाई माधोपुर जिले की अगर प्रमुख मंदिर की बात करें तो दोस्तों पहला मंदिर कौन सा होगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। दोस्तों पहला मंदिर कौन सा होगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। दोस्तों विश्व में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। विश्व में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना, यहाँ केवल गणेश जी के मुख की पूजा होती है। दोस्तों यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी के मुख की पूजा ही होती है, समझ जाओगे। विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में है और केवल गणेश जी के मुख की पूजा ही होती है, ठीक। फिर बात आती है कि साहब यहाँ मेले का आयोजन कब किया जाता है। बात आती है कि साहब गणेश जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। पूछा जाएगा कि गणेश जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो भैया जो गणेश जी का मेला है तो गणेश चतुर्थी भी भरेगा ना भाई। फिर पूछा जाएगा कि जो गणेश चतुर्थी है उसको वो कब होती है, तो आप क्या बताओगे, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। पूछा जाएगा कि गणेश जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को यहाँ गणेश जी के मेले का आयोजन किया जाता है, समझ जाओगे। विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ है, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। केवल गणेश जी के मुख की पूजा होती है। मेले का आयोजन कब होता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी को। फिर बात आती है कि यहाँ दूसरा मंदिर कौन सा है। दोस्तों यहाँ दूसरा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों सब आपके सवाई माधोपुर जिले में एक मंदिर और है और दोस्तों उसका नाम है घुश्मेश्वर महादेव। दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है और दोस्तों उसका नाम है घुश्मेश्वर महादेव, एकदम क्लियर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, क्लियर। और दोस्तों इस घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12वें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। दोस्तों समझना, जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है इसे कहा गया है 12वां ज्योतिर्लिंग, एकदम क्लियर। दोस्तों जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है इसे कहा जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग, एकदम क्लियर। ये सब आपके सवाई माधोपुर जिले का दूसरा मंदिर हुआ। फिर बात आती है कि सवाई माधोपुर जिले का तीसरा मंदिर कौन सा है। दोस्तों सवाई माधोपुर जिले का तीसरा मंदिर है और उसका नाम है काला गोरा भैरव मंदिर। दोस्तों सवाई माधोपुर जिले का जो तीसरा मंदिर है उसका नाम है काला गोरा भैरव मंदिर, एकदम क्लियर। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये 9 मंजिला मंदिर है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये 9 मंजिला मंदिर है, ठीक। और दोस्तों इस मंदिर को सब आपके जाना जाता है तांत्रिक क्रियाओं के लिए। दोस्तों ये जो मंदिर है इस मंदिर को जाना जाता है तांत्रिक क्रियाओं के लिए, अर्थात ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है, समझ जाओगे क्या।
ये जो मंदिर हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांत्रिक क्रियाओं के लिए। और दोस्तों यहाँ जो भैरव जी की मूर्ति है ना वो झूलती हुई अवस्था में है। यहाँ जो भैरव जी की मूर्ति है वो झूलती हुई अवस्था में है, इसलिए दोस्तों इन्हें कहा जाता है झूलते भैरव का मंदिर। दोस्तों इसे कहा जाता है झूलते भैरव का मंदिर। तो अगर दोस्तों आपके जीके में क्वेश्चन बन जाए कि झूलते हुए भैरव जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। झूलते हुए भैरव जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। समझ जाओगे क्या दोस्तों? झूलते हुए भैरव जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर इसके अलावा यहाँ एक दो मंदिर और हैं। दोस्तों यहाँ एक दो मंदिर और हैं और दोस्तों सवाई माधोपुर में एक मंदिर और प्रसिद्ध है, उसका नाम है चौथ बरवाड़ा। चौथ माता का मंदिर बोलते दोस्तों, ये बहुत राजस्थान में क्या संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध दोस्तों चौथ माता का मंदिर। क्लियर दोस्तों? इसे चौथ का बरवाड़ा भी कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? चौथ का बरवाड़ा भी कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि साहब आपके चौथ माता का साहब आपके जो मंदिर है यहाँ मेले का आयोजन कब होता है? पूछा जाए कि चौथ माता का जो मंदिर है यहाँ मेले का आयोजन कब होता है? तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके माघ कृष्ण, दोस्तों कब होता है? माघ कृष्ण तृतीया से लेकर अष्टमी तक। माघ कृष्ण तृतीया से लेकर अष्टमी तक यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ठीक। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ एक मंदिर और है और वो है ऋषभ देव जैन मंदिर। दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है और उससे नाम है ऋषभ देव जैन मंदिर। क्या नाम है रे भैया? ऋषभ देव जैन मंदिर। और दोस्तों इसे कहा जाता है चमत्कारिक जैन मंदिर। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? चमत्कारिक जैन मंदिर। दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, राजस्थान कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों एक बार ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अच्छा किसकी पूजा होती है? मुख की पूजा होती है। मेले का आयोजन कब होता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। अच्छा घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, काला घोरा का मंदिर है, काला घोरा भैरव जी का मंदिर है और ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें झूलते हुए भैरव जी भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा चौथ माता का मंदिर है जहाँ माघ कृष्ण तृतीया से लेकर अष्टमी तक मेले का आयोजन होता है। ऋषभ देव जैन मंदिर को चमत्कारिक जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि साहब आपके अगर मंदिर है तो क्या साहब आपके दोस्तों यहाँ कोई दरगाह भी है क्या? फिर पूछा जाएगा कि सवाई माधोपुर की प्रमुख दरगाह कौन सी है? पूछा जाएगा कि सवाई माधोपुर जिले की प्रमुख दरगाह कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पूछा जाएगा कि सवाई माधोपुर की प्रमुख दरगाह कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? पीर सदरुद्दीन की दरगाह सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध दरगाह है। और पूछा जाए ये दरगाह कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि ये दरगाह है सब आपके रणथंभौर दुर्ग में। पूछा जाए कि ये दरगाह कहाँ है तो आप क्या बताओगे कि ये दरगाह कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि सवाई माधोपुर में या रणथंभौर दुर्ग में पाए जाने वाले प्रमुख महल कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर में या रणथंभौर में पाए जाने वाले प्रमुख महल कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो सवाई माधोपुर में या रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल है। ठीक दोस्तों, एक सुपारी महल है। ये सुपारी महल आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। एक तो यहाँ जोगी महल है, एक सुपारी महल है दोस्तों, एक यहाँ बादल महल है। दोस्तों यहाँ एक कौन सा महल है? बादल महल है। ठीक दोस्तों साहब आपके इसके अलावा यहाँ एक महल है और उस महल का नाम है साहब आपके दोस्तों जौरा भौरा। दोस्तों यहाँ एक महल है और उस महल का नाम है जौरा भौरा महल। एकदम क्लियर। क्या नाम है? जौरा भौरा महल। तो जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल, जौरा भौरा महल ये रणथंभौर दुर्ग में पाए जाने वाले या स्थित प्रमुख महल हैं। दोस्तों आरपीएससी के द्वारा सुपारी महल के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक।
आरपीएससी के द्वारा जौरा भौरा के बारे में पूछा जा चुका है, अर्थात जौरा भौरा और सुपारी महल ये आरपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में पूछे जा चुके हैं। अच्छा दोस्तों, प्रश्न आएगा कि जौरा भौरा क्या है, पूछा जाएगा कि जौरा भौरा क्या है। तो दोस्तों देखना, जो जौरा भौरा है ना, ये अनाज गोदाम है, अर्थात अनाज गोदाम के नाम है जौरा भौरा। पूछ लिया जाए कि जौरा भौरा क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जौरा भौरा दो अनाज गोदाम के नाम है। समझ जाओगे क्या? पूछा जाए कि जौरा भौरा क्या है, तो आप क्या बताओगे कि साहब जौरा भौरा दो अनाज गोदाम के नाम है। ठीक, मंदिर क्लियर हो गए, दरगाह हो गए क्लियर, और महल हो गए क्लियर। फिर बात आती है कि रणथंभौर दुर्ग में या सवाई माधोपुर में प्रमुख छत्री कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ दो छत्रियाँ प्रमुख हैं। एक तो है जेत्र सिंह की छत्री। दोस्तों यहाँ रणथंभौर दुर्ग में या सवाई माधोपुर में दो छत्रियाँ प्रमुख हैं। एक तो कौन सी है, जेत्र सिंह की छत्री। और पूछा जाए कि जेत्र सिंह की छत्री किसने स्तंभों की है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो जेत्र सिंह की छत्री है वो 32 स्तंभों की है। कितने स्तंभों की है? 32 स्तंभों की है। और पूछा जाए कि साहब आपके जो जेत्र सिंह की छत्री है वो किससे बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, तो आप क्या बताओगे कि जो जेत्र सिंह की छत्री है वो लाल पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लाल पत्थर से। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में जेत्र सिंह की छत्री है, और ये छत्री साहब आपके 32 स्तंभों की है, और किससे बनी हुई है? लाल पत्थर से। ठीक। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि जो जेत्र सिंह की छत्री है, दोस्तों जो जेत्र सिंह की छत्री है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? हम्मीर देव ने कराया था। दोस्तों हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम था जेत्र सिंह। हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम था जेत्र सिंह, और हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 साल के शासन के उपलक्ष्य में इस छत्री का निर्माण कराया था। समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो साहब आपके जेत्र सिंह की छत्री है इसे किस नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि जो जेत्र सिंह की छत्री है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जेत्र सिंह की छत्री को कहा जाता है न्याय की छत्री। पूछा जाएगा कि जेत्र सिंह की छत्री को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे? इस छत्री को कहा जाता है न्याय की छत्री। एकदम क्लियर। जेत्र सिंह की छत्री कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। कितने स्तंभों की है? 32 स्तंभों की। किससे बनी हुई है? लाल पत्थर से। किसने बनाई थी? हम्मीर देव ने। उपनाम क्या है? न्याय की छत्री। उपनाम क्या है? न्याय की छत्री। एकदम क्लियर। चलूं आगे, अगली बात दोस्तों। अच्छा, पूछा जाएगा कि राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्रियां कहाँ कहाँ हैं। पूछा जाएगा कि राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्रियां कहाँ कहाँ हैं। ठीक। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्री कहाँ कहाँ है, तो आप क्या बता दोगे कि राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्रियां 3 जगह हैं। कितनी जगह हैं? 3 जगह। एक तो दोस्तों राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्री कहाँ है? रणथंभौर में। राजस्थान में कहाँ है? रणथंभौर में है 32 स्तंभों की छत्री। एक राजस्थान में 32 स्तंभों की छत्री कहाँ है? बदनौर में है। क्लियर। और बदनौर कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। और एक कहाँ है? मांडल में। कहाँ है? मांडल में। अच्छा, रणथंभौर में जो 32 स्तंभों की छत्री है वो किसकी है? जेत्र सिंह की। रणथंभौर में जो 32 स्तंभों की छत्री है वो किसकी है? जेत्र सिंह की। अच्छा, बदनौर में जो छत्री है वो किसकी है? जोध सिंह की। जो बदनौर में छत्री है वो किसकी है? जोध सिंह की। अच्छा, मांडल में जो छत्री है वो किसकी है? तो आप क्या बताओगे? जगन्नाथ कछवाहा की। जो मांडल में छत्री था वो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की। समझ जाओगे ना। अच्छा, बदनौर और मांडल कहाँ आता है? याद है ना भैया? भीलवाड़ा में। बदनौर और मांडल कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। फिर बात आती है कि जेत्र सिंह की छत्री किसने बनाई थी? हम्मीर ने। जेत्र सिंह की छत्री किसने बनाई थी? हम्मीर ने। अच्छा दोस्तों, जोध सिंह की छत्री किसने बनाई थी? कुंभा ने। साहब किसने बनाई थी? कुंभा ने। अच्छा दोस्तों, आपके जगन्नाथ कछवा की छत्री कौन बनाएगा? शाहजहां। दोस्तों जगन्नाथ कछवा की छत्री कौन बनाएगा? शाहजहां। और इतिहास में शाहजहां को कहा जाता है खुर्रम।
इतिहास में शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। समझ जाओगे क्या दोस्तों? शाहजहां क्या कहलाता है? खुर्रम कहलाता है। समझ जाओगे? तो राजस्थान में 32 स्तंभों की 3 छतरियां हैं, रणथंभौर, बदनौर और मांडल। ठीक। अच्छा दोस्तों, रणथंभौर में जेत्र सिंह की, बदनौर में जोत सिंह की, मांडल में जगन्नाथ कछुआ की। रणथंभौर में हमीर ने बनाई, बदनौर में कुंभा ने बनाई, मांडल में शाहजहां ने बनाई। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी और है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी और है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी है और उस छतरी को कहा जाता है अधूरा स्वप्न। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी है और उस छतरी को दोस्तों कहा जाता है अधूरा स्वप्न। एकदम क्लियर दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी और बनी हुई है और उस छतरी को क्या कहा जाता है? अधूरा स्वप्न। फिर बात आती है कि इस छतरी का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि इस छतरी का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस छतरी का निर्माण कराया था राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने। इसका सब निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने। तो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी का निर्माण कराया गया था, किंतु निर्माण पूरा नहीं हुआ था। राणा सांगा की पत्नी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी का निर्माण कराया गया था, किंतु निर्माण पूरा नहीं हुआ था और निर्माण पूरा नहीं होने के कारण वह छतरी आज भी अधूरी है। इसलिए छतरी का नाम क्या हो गया? अधूरा स्वप्न हो गया। क्या नाम हो गया भैया? अधूरा स्वप्न। क्लियर। फिर बात आती है कि जो कर्मावती है, दोस्तों बात आती है जो कर्मावती है, ये कर्मावती साहब आपके किसकी पत्नी थी? राणा सांगा की। दोस्तों जो कर्मावती है ये सब आपके कर्मावती किसकी पत्नी थी? तो आप क्या बताओगे? राणा सांगा की पत्नी। अच्छा दोस्तों फिर पूछा जाए कि जो कर्मावती है, इस कर्मावती के द्वारा साहब आपके क्या किया गया था? जोहर। क्या किया गया था? जोहर। और पूछा जाए कि कर्मावती के द्वारा जोहर कब किया गया था? मेवाड़ के दूसरे साके में। पूछा जाए कि कर्मावती के द्वारा जोहर कब किया गया था? मेवाड़ के दूसरे साके में। मतलब 1534 में जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ उसमें कर्मावती ने जोहर किया था। ठीक। और दोस्तों मेवाड़ के दूसरे साके में कर्मावती के साथ साथ एक महिला ने और जोहर किया था और उस महिला का नाम था जवाहर बाई। क्या नाम था? जवाहर बाई। कर्मावती तो थी राणा सांगा की पत्नी और जवाहर बाई थी विक्रमादित्य की पत्नी। दोस्तों जो जवाहर बाई है ये किसकी पत्नी थी? विक्रमादित्य की पत्नी थी। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? क्लियर। रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी है, छतरी का नाम क्या है? अधूरा स्वप्न। इस छतरी का निर्माण किसने कराया? कर्मावती ने। लेकिन निर्माण पूरा नहीं होने के कारण छतरी का नाम रख दिया गया अधूरा स्वप्न। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी और कर्मावती ने मेवाड़ के दूसरे साके में जोहर किया था जवाहर बाई के साथ। और जवाहर बाई कौन थी? विक्रमादित्य की पत्नी। और विक्रमादित्य कौन था? राणा सांगा का बेटा। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, यहां तक दोस्तों कोई डाउट है तो नहीं है ना भैया? अगर दोस्तों यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं? ठीक। दोस्तों सवाई माधोपुर को जो जाना जाता है ना, वो जाना जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। जो सवाई माधोपुर है, इस सवाई माधोपुर को दोस्तों जाना जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, जो साहब आपके सवाई माधोपुर है ना, इसे जाना जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए। एकदम क्लियर। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। एकदम क्लियर। अब साहब समझना, तो साहब समझना, ये रणथंभौर मैं 3 बातें बता रहा हूं। ये रणथंभौर। ठीक। पहली बात कि रणथंभौर को अभ्यारण्य कब बनाया गया? पूछा जाए कि रणथंभौर को अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो आप क्या बताओगे कि रणथंभौर को अभ्यारण्य बनाया गया 1955 में। रणथंभौर को अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1955 में। फिर बात आती है कि रणथंभौर में बाघ परियोजना कब आरंभ हुई? बात आती है कि रणथंभौर में बाघ परियोजना कब आरंभ हुई?
पूछ लिया जाए कि रणथंभौर में बाघ परियोजना कब आरंभ हुई, तो आप क्या बताओगे कि रणथंभौर में जो बाघ परियोजना है वो 1973 में आरंभ हुई। पूछा जाए कि रणथंभौर में बाघ परियोजना कब आरंभ हुई, 1973 में आरंभ हुई। दो बातें, ठीक। तीसरी बात, रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया। पूछा जाए कि रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया, तो आप क्या बताओगे 1 नवंबर 1980 को। पूछ लिया जाए कि रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया, 1 नवंबर 1980 को। और पूछा जाए कि रणथंभौर का कितना क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्य के अंतर्गत आता है। रणथंभौर का कितना क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्य के अंतर्गत आता है, 392 किलोमीटर। एकदम क्लियर, समझना। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, रणथंभौर को राजस्थान सरकार के द्वारा अभयारण्य कब घोषित किया गया, 1955 में। रणथंभौर में बाघ परियोजना कब साल में आरंभ हुई, 1973 में। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य कब बनाया गया, 1 नवंबर 1980 को। और रणथंभौर का कितना क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्य में आता है, 392 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अगली बात दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य से आप कुछ प्रश्न याद रख लो। पहली बात, राजस्थान का पहला, दोस्तों राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई थी, रणथंभौर में। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई थी, तो आप क्या चलाओगे, बताओगे रणथंभौर में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात समझना, राजस्थान में बाघों का घर किसे कहा जाता है। पूछा जाएगा कि राजस्थान में बाघों का घर किसे कहा जाता है, राजस्थान में बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में बाघों का घर कहा जाता है, रणथंभौर को। दो बातें, ठीक। तीसरी बात, भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना, भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी कौन सी है, रणथंभौर बाघ परियोजना। समझोगे ना, भारत की क्षेत्रफल के आधार पर, भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी बाघ परियोजना, भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी बाघ परियोजना भी कौन सी है, रणथंभौर परियोजना। एकदम क्लियर। अच्छा साहब, आपके राजस्थान में सर्वप्रथम, दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम बाघों का विस्थापन भी कहाँ से किया गया था, रणथंभौर से। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघों का विस्थापन भी कहाँ से किया गया था, रणथंभौर से। एकदम क्लियर। तो दोस्तों इन बातों को आप अच्छी तरह याद रखना, ठीक। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना, बाघों का घर रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य को कहा जाता है। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना क्षेत्रफल के आधार पर रणथंभौर, क्लियर। और राजस्थान में सबसे पहले बाघों का विस्थापन कहाँ से किया गया था, रणथंभौर से। अच्छा, पूछा जाएगा कि ये विस्थापन कब किया गया था, पूछा जाएगा कि ये विस्थापन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे 28 जून 2008 को किया गया था। ये विस्थापन कब किया गया था, 28 जून 2008 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, सरिस्का में किया गया था। पूछा जाएगा कहाँ किया गया था, सरिस्का में किया गया था। एकदम क्लियर। और किन दो बाघों का किया गया था, तो दोस्तों एक बाघ का नाम था सुल्तान, एक बाघ का नाम क्या था, सुल्तान, और एक बाघिन का नाम था बबली। क्या नाम था, सुल्तान और बबली। इन दोनों का विस्थापन किया गया था। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना। बाघों का घर कहा जाता है, रणथंभौर को। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना। राजस्थान में सबसे पहले बाघों का विस्थापन कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 2008 को हुआ था। अच्छा साहब, आपके कहाँ हुआ था, सरिस्का में। किन दो बाघों का हुआ था, सुल्तान और बबली का। एकदम क्लियर। अब दोस्तों साहब समझना, देखो मैंने क्या कहा
कि भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर। फिर दोस्तों प्रश्न उठ जाए कि अगर रणथंभौर बाघ परियोजना भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है तो पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है। ठीक, भाई छोटी तो कौन सी है? रणथंभौर। छोटी तो कौन सी है? रणथंभौर। तो बड़ी परियोजना का नाम पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। और पूछा जाए ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? नैनीताल में है। और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, और पूछा जाए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 520 वर्ग किलोमीटर में। कितने में है? 520 वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों ये 520 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, जिम कॉर्बेट के बाद दोस्तों जो दूसरी बाघ परियोजना है उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। क्लियर? जिम कॉर्बेट के बाद जो दूसरी बाघ परियोजना है उसका नाम है नागार्जुन सागर बाघ परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट और दूसरी कौन सी है? नागार्जुन बाघ परियोजना। और दोस्तों जो नागार्जुन बाघ परियोजना है यह है गुंटूर जिले में। कौन से जिले में है? गुंटूर जिले में। और गुंटूर जिला कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य की चर्चा करते हैं। रणथंभौर को अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1955 में राजस्थान सरकार के द्वारा। इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1973 में राजस्थान का। अच्छा, इसे राष्ट्रीय अभयारण्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 1980 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना। बाघों का घर रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य में है। राजस्थान में सबसे पहले बाघों का विस्थापन कहाँ हुआ था? दोस्तों रणथंभौर में हुआ था। रणथंभौर से हुआ था। कहाँ के लिए? सरिस्का के लिए। कब? 28 जून 2008 को। और 2 बाघों का नाम था सुल्तान और बबली। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में है 520 वर्ग किलोमीटर में। और जिम कॉर्बेट के बाद आती है नागार्जुन सागर बाघ परियोजना गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। एकदम क्लियर यहाँ तक? ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। दोस्तों जो सवाई माधोपुर है इसे 2 कामों के लिए जाना जाता है। एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य और एक रणथंभौर दुर्ग के लिए। एकदम क्लियर दोस्तों, इसे 2 कामों के लिए जाना जाता है। एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के लिए जाना जाता है और एक रणथंभौर दुर्ग के लिए जाना जाता है। एकदम क्लियर? तो आपको थोड़ा सा रणथंभौर दुर्ग पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि साहब हम जिला दर्शन में सभी को सम्मिलित रूप से ले रहे हैं। दुर्ग पर मैं एक अलग ही टॉपिक बनाऊंगा, अलग ही वीडियो बनाऊंगा, रणथंभौर दुर्ग। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, बात आती है कि जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसका निर्माण कराया था रतिदेव ने। अब किसने कराया था? रतिदेव ने कराया था, पहली बात। अच्छा, बात आती है कि इसका निर्माण कब हुआ था? पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। 2 बातें। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? पूछा जाएगा कि रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो रणथंभौर दुर्ग है ये विंध्याचल पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है ये कहाँ बना हुआ है? विंध्याचल पहाड़ी पर बना हुआ है। अच्छा, जिस स्थान पर रणथंभौर दुर्ग बना है दोस्तों, जिस पहाड़ी पर, अच्छा दोस्तों यूँ समझना, विंध्याचल पहाड़ी में भी दोस्तों, इस विंध्याचल पहाड़ी में भी जिस पहाड़ी पर रणथंभौर दुर्ग बना है ना,
उस पहाड़ी का नाम है रण पहाड़ी। एकदम क्लियर दोस्तों, विंध्याचल पहाड़ी में भी जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है उस पहाड़ी का नाम है रण पहाड़ी। एकदम क्लियर। और दोस्तों जिस स्थान पर बना है ना उस स्थान का नाम है थंब नामक स्थान पर। क्लियर दोस्तों, कहाँ बना हुआ है? थंब नामक स्थान पर बना हुआ है। एकदम क्लियर। और रण पहाड़ी पर और थंब नामक स्थान पर निर्मित होने के कारण नाम क्या हो गया दोस्तों? रणथंभौर। एकदम क्लियर। निर्माण रणतिदेव ने कराया कब? 8वीं शताब्दी में। किस पहाड़ी पर? विंध्याचल पहाड़ी पर, रण पहाड़ी पर और थंब नामक स्थान पर कराया। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे कि रणथंभौर दुर्ग का साहब आपके प्रवेश द्वार कहलाता है नौलखा दरवाजा। क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में। एकदम क्लियर। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों कि साहब आपके जो रणथंभौर दुर्ग है इसके अन्य द्वार कौन कौन से हैं? इसके अन्य द्वार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ एक द्वार है जिसका नाम है तोरण द्वार। क्या नाम है? तोरण द्वार। और इस तोरण द्वार को मुगल काल में, दोस्तों इस तोरण द्वार को मुगल काल में कहा जाता था अंधेरी दरवाजा। दोस्तों इस तोरण द्वार को मुगल काल में साहब आपकी क्या कहा जाता था? अंधेरी दरवाजा कहा जाता था। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब आपके इसके अलावा यहाँ एक तो सूरज पोल है। दोस्तों एक तो यहाँ क्या है? सूरज पोल। एक दोस्तों कौन सा पोल है? गणेश पोल। ये रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार है। सूरज पोल हो गया, गणेश पोल हो गया। एकदम क्लियर दोस्तों, ये सब रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से? सूरज पोल हो गया, गणेश पोल हो गया। एकदम क्लियर। चलूँ आगे। क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसकी विशेषता क्या है? दोस्तों रणथंभौर दुर्ग की विशेषता क्या है? तो आप क्या बताओगे कि रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मस्जिद भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गिरजाघर भी है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गिरजाघर भी है। मस्जिद पीर सदरुद्दीन की दरगाह, मस्जिद मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी, गिरजाघर आप सब जानते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हुए थे तो उन्हें कहाँ लाया गया था? रणथंभौर दुर्ग में। जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हुए थे तो उन्हें साहब आपके कहाँ लाया गया था? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जब बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया गया था तो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने संधि के द्वारा रणथंभौर दुर्ग दिया था बाबर को और उससे मेवाड़ को प्राप्त किया था। अर्थात कर्मावती के द्वारा बाबर को यह दुर्ग संधि के अंतर्गत प्रदान किया गया था। दोस्तों इसी रणथंभौर दुर्ग में सुरजनहाड़ा का शासन रहा था और सुरजनहाड़ा बूंदी के शासक रहे थे। एकदम क्लियर। जब हम दोस्तों राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे ना तो वहाँ इन विषयों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा ये भी याद रखना, जो सवाई माधोपुर जिला है ना, इस सवाई माधोपुर को साहब आपके जाना जाता है खस के उत्पादन के लिए। दोस्तों खस एक घास होती है, दोस्तों खस एक घास होती है और खस घास का साहब आपके जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। ये साहब आपके घास सब आपके शीतलता प्रदान करने वाली घास होती है। इसका इत्र भी बनता है, खुशबू भी देती है। तो दोस्तों ये था आपका जिला सवाई माधोपुर और जिला सवाई माधोपुर की विशेषताएं। एक बार दोहरान कर लेते हैं फिर बाकी बातें हम करेंगे। सवाई माधोपुर की स्थापना 19 जनवरी 1763 को सवाई माधोपुर सिंह ने की थी। अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 समान महल बनाए थे। मराठों को सर्वप्रथम पराजित किया था माधो सिंह ने। एक तरफ देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक। चलो आगे।
माधवपुर। अच्छा दोस्तों, ये मराठों की पूरी बात मैंने आपको बता ही दी है, अच्छी तरह देख लेना दोस्तों, इनका रिवाइज भी कर लेना और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट रहा हूँ। ठीक, राजस्थान में साहब आपके विलय हुआ माधवपुर का 18 मार्च 1948 को, जिला बनाया गया 15 मई 1949 को, 5वें चरण में संयुक्त राज्य राजस्थान संघ। भौगोलिक स्थिति, संभाग, अक्षांश विस्तार, देशांश विस्तार अच्छी तरह देख लेना दोस्तों। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 भी और NH 116 अच्छी तरह बता रखे हैं। ठीक, नदियां चंबल, बनासिब, मोरेल, जीवट, डील और गंभीर। ठीक, चंबल, बनासिब रामेश्वर धाम मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक, प्रमुख बांध अच्छी तरह ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंदिर बता दिए हैं, महल बता दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम 32 स्तंभों की छतरी बता दी मैंने आपको। अधूरा स्वप्न क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, बहुत काम का है। और रणथंभौर दुर्ग का सामान्य परिचय दिया है, विशेष परिचय दोस्तों मैं रणथंभौर दुर्ग जब वीडियो बनाऊंगा दुर्ग पर तब दूंगा। ठीक दोस्तों, ये था हमारा भरतपुर संभाग का आखिरी जिला सवाई माधोपुर। मुझे पूरा विश्वास है आपको काव्य क्लासेस का ये प्रयास आज भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका विश्वास इसी तरह काव्य परिवार के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।